बायोलॉजी ग्रेड 10 FBIC सर्कुलेटरी सिस्टम के एनबीएफ से आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, सॉरी एट्रिया। उसके बाद है ब्लड कंपोनेंट्स दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल ब्लीडिंग इज प्लेटलेट्स। Bicupsid valve connects left atrium and right atrium, left atrium and right ventricle, right atrium and left ventricle, right atrium and right ventricle। तो आप लोगों के पास जो बाइकप्सिड होता है ना वॉल्व, दैट कनेक्ट्स द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इससे हमें क्या पता चला, चारों ऑप्शन ही गलत हैं। हम लोगों के पास सही ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट। तो किस चैम्बर के पास थिकेस्ट वॉल है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एट्रियम के पास थिनेस्ट होती हैं और आप लोगों के पास राइट वेंट्रिकल की जो होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक वॉल है, ठीक है। उसके बाद है द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर है हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पम्प्स ब्लड टू द लंग्स, पासेज ब्लड थ्रू द राइट वेंट्रिकल। तो ये तो गलत है, पम्प्स ब्लड टू द लंग्स। तो आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स तक भी वैसे तो भेजता है एओर्टा के थ्रू, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स भेजता है इधर इस हिस्से में, ठीक है। बाकी पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो कहाँ लेके जाती हैं ब्लड को? वो लेके जाती हैं टू द लंग्स, बिकॉज पल्मोनरी डिफाइंस द लंग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू फाइट जर्म्स? तो जर्म से लड़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद है the blood vessel that carry blood from heart to the various part of the body is called artery। away from the heart से artery हम लोग करेंगे which one of the following is a double membrane sac that covers the human heart। तो ये वैसे मैंने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, आप लोगों ने याद कर लेना। उसके बाद है द अल्टरनेटिंग एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ आर्टरी दैट यू फील इन योर व्रिस्ट। तो व्रिस्ट आप लोगों के पास या आप लोगों की कलाई है और यहाँ पे आप लोगों के पास अंगूठा अगर आप लोग रखेंगे वेन के ऊपर तो आप लोगों को धड़कन महसूस होती है, उसे हम लोग पल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स इन द कैपिलरीज। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे बड़ी आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एओर्टा। बिकॉज ये वो वाली आर्टरी है जिसमें ढेर सारी आर्टरीज में कन्वर्ट होना है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ये जो आर्टरी आप लोगों के पास हार्ट से निकल रहे थे एओर्टा, मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। उसके बाद है व्हाट इज द वॉल्व इन द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कॉर्ड? तो इसे हम लोग ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मैंने आप लोगों को बताया था, जिससे आप लोगों के पास किसी भी न्यूरल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट। पेस मेकर क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे SA0, यानी जब न्यूरल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर हार्ट किस तरह काम करता है? वो एक पेस मेकर या SA0 की मदद से काम करता है, जो उसके न्यूरल सिग्नल्स क्या उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स खुद बनाता है। लाइक हार्ट अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स खुद बनाता है, इसे ब्रेन के किसी सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए एक पेस मेकर है, SA0 है, जो हार्ट के अंदर मौजूद होती है, और ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो राइट एट्रियम के करीब मौजूद होती है। तो वरना ही आप लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे व्हाट इज़ SA0 इन डिटेल। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर वो हमसे इन सब के फंक्शंस पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमसे पूछते हैं पेरिकार्डियम, जो हम लोगों ने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन है, इसने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। बी वाले को देखे उन्होंने लेफ्ट एट्रियम बोला, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट होता है। उसके बाद उन्होंने बोला है राइट एट्रियम का, जहाँ पे सारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट होता है। उसके बाद आप लोगों को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आप लोगों के पास वो हिस्सा है जो कि हाई प्रेशर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में भेजेगा ताकि पूरी बॉडी में वो जा सके। ई पार्ट के अंदर हमसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल असल में राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है ताकि वो हाई फोर्स के साथ उसे आप लोगों के लंग्स में भेज दें, ताकि उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से आउट की जाए। एफ पार्ट की बात करें तो इसके अंदर बायकप्सिड वॉल्व का पूछना है। बायकप्सिड वॉल्व असल में आप लोगों के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ती है और बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती है। अच्छा, अगले पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर जी, तो वो ट्राइकप्सिड वॉल्व का पूछते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को मिलाती है और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। एच पार्ट के अंदर वो आप लोगों से सेमी ल्यूनर वॉल्व का पूछते हैं।
ये वॉल्व आप लोगों के पास मेजर आर्टरीज यानी पल्मोनरी आर्टरी या फिर एओर्टा के और वेंट्रिकल्स के दरमियान में होता है, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है ताकि वो वेंट्रिकल्स में दोबारा ना उतर जाएं, वो हाई फोर्स के साथ आर्टरीज के अंदर जाएं। आई पार्ट की बात करें तो आई पार्ट सेप्टम का पूछता है। तो सेप्टम शायद मैंने आप लोगों को पहले नहीं पढ़ाया है। हार्ट का वो बीच वाला एरिया है जो आप लोगों के लेफ्ट एरिया को राइट एरिया से अलग करता है। जे पार्ट के अंदर एओर्टा का पूछा जाता है, जो एक बहुत मेजर आर्टरी है जिसने आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कराना है। के पार्ट की बात करें तो के पार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी का पूछता है। ये वो आर्टरी है इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से आप लोगों के पास लंग्स में भिजवाना है, ताकि आप लोगों के पास सॉरी राइट वेंट्रिकल में होता है आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल से ही आप लोगों के पास भिजवाएगा सीधा लंग्स के अंदर ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। एल पार्ट की बात करें तो इसके अंदर पल्मोनरी वेन का पूछते हैं, जो आप लोगों के पास लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप लोगों के लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा। एम पार्ट के अंदर आप लोगों से पूछता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप लोगों के पास ब्लड के अंदर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स डिसॉल्व होते हैं, लाइक हॉर्मोन्स, आयंस, गैसेस। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्लड सेल्स भी सस्पेंडेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद एन वाला जो आप लोगों से पार्ट है वो पूछता है रेड ब्लड सेल के फंक्शन के बारे में। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ या तो ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। उसके बाद ओ पार्ट के अंदर आप लोगों से वाइट ब्लड सेल्स का पूछता है। तो वाइट ब्लड सेल्स मैंने आप लोगों को बताया था इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं बाय फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस, इन्फेक्शंस और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। लास्ट पार्ट जो हमारे पास है उसके अंदर हमसे प्लेटलेट्स का फंक्शन पूछते हैं। तो प्लेटलेट्स एक्चुअली प्लेटलेट प्लग बना के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। डिफ्रेंशिएशन वाले सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़र्क करना है सीरम और ब्लड के दरमियान में। अच्छा, सीरम एक न्यू टर्म हो सकती है आप लोगों के लिए। सीरम वो आप लोगों के पास प्लाज्मा है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते। यानी जब आप लोगों के पास कोई आप लोगों का जख्म क्लॉट हो चुका है, उसके अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल चुके हैं उस प्लाज्मा के अंदर से, तो वो जो बाकी रह जाने वाला प्लाज्मा उसको हम लोग सीरम कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स आप लोगों के पास सीरम है। ठीक है, और जो ब्लड है ये आप लोगों के पास इसके अंदर ब्लड सेल्स भी हैं, इसके अंदर आप लोगों के पास प्लाज्मा भी कंप्लीट है, और ये आप लोगों के पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर घूम रहा है। इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करें दोनों के कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो सीरम के अंदर आप लोगों के पास प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा बाकी सारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, आयंस हैं, ETC। और इसके अंदर आप लोगों के पास एवरीथिंग है, सॉरी कंपोनेंट्स हम लोग देखने लगे हैं इसके अंदर, यानी जो भी ब्लड के अंदर सारी चीज़ें होती हैं लाइक प्लाज्मा, और इसके अंदर हम लोग खास तौर पे लिखे हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स, और लिखेंगे प्लस आप लोगों के पास सेल्स भी हैं, ब्लड सेल्स भी हैं। ठीक है, तो अब जो सीरम है वो क्लॉट नहीं कर सकता, कैन क्लॉट, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है, लाइक फिब्रिनोजेन अब उसके अंदर नहीं है, और कैन क्लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fibrinogen and platelets। ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आप लोगों का ब्लड एंड योर सीरम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब आर्टरी और वेन के अंदर हम लोगों ने फ़र्क करना, तो इधर हम लोग लिखेंगे द वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे द वेसल दैट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है,
फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को ये याद रखना है कि देखें जनरली हम लोग स्पीकिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं हम लोग कहते हैं कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आप लोग लिखोगे कि जनरली, ये आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, या यूजली इट कैरीज। जनरली लिखना नहीं भूलना, हमेशा ये आप लोग नहीं लिख सकते कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये, अवे फ्रॉम द हार्ट और इसकी टूवर्ड्स द हार्ट। फिर आप लोग कह सकते हो जनरली इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस तरफ आप लोग लिख सकते हो कि जनरली इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। फिर जो तीसरी बात आप लोग करोगे वो कि इस जो आप लोगों के पास वेजल्स हैं इनके अंदर जो इनकी कंपोजिशन है वो किस तरह, ये थिकर होती हैं, इलास्टिक होती हैं इसकी वॉल्स, और इस तरफ अगर आप लोग बात करो तो थिनर होती हैं, इसके अंदर वॉल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, ताकि बैक फ्लो रुक जाए। ठीक है, बाकी यही आप लोगों के पास फ़र्क है आर्टरी और वेन के दरमियान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम आप जब भी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लाजमन दे देने। तो पिछले दोनों में हम लोग 3-3 पॉइंट्स दे थे। अब इसका जो आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे और लिखोगे कि पाया किस जगह पे जाता है, इसकी लोकेशन का। तो इट इज़ हाँ लोकेटेड, तो ट्राइकप्सिड जो आप लोगों के पास वॉल्व होता है वो आप लोगों के पास लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। इसी तरह ये जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। फिर दूसरे दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो इधर इसके पास 3 फ्लैप्स हैं, बिकॉज दिस इज ट्राइकप्सिड, इट हैज़ 3, आप लोग इसे कस्प्स बोल सकते हो, फ्लैप्स को आप लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी थर्ड पॉइंट जो आप लोग दोगे वो आप लोग ये दोगे कि इधर से ब्लड कौन सा आता है। इट रेगुलेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट रेगुलेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आप लोगों के पास ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल्व के दरमियान का फ़र्क है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर वो आप लोगों को सिस्टोल और डिएस्टोल के दरमियान में फ़र्क करने को कहते हैं। तो इसके अंदर भी आप लोग बता सकते हैं, मैंने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही बताया था कि सिस्टोल इज़ द फेज इन विच हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऑफ कोर्स जो ब्लड है वो आउट जाएगा ऑफ द हार्ट। और जब आप लोगों ने आउट भेजना है ब्लड को तो इसके लिए आप लोगों को हाई प्रेशर चाहिए, और वो इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। तो अब हम लोग फ़र्क करने लगे हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। तो अब आप लोग क्या करने लगे हो, बताने लगे इनका सबसे पहले फंक्शन के ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, एंड ये क्या करता है, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। ठीक है, ये इन दोनों के फंक्शंस हो गए। उसके बाद हम लोग इनकी शेप की बात करें तो दिस इज़ बाइकॉनकेव। ठीक है, और इसकी बात करें दिस इज़ इरेगुलर शेप, यानी इसकी शेप इरेगुलर होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। उसके बाद आप लोग एक और जो बात कर सकते हो इसके कलर की कर सकते हो, दिस इज़ रेडिश इन कलर। और अगर आप लोग इसकी बात करो तो दिस इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसी तरह आप लोग जो को बात कर सकते हैं इनकी अबंडेंस की कर सकते हैं, कौन कितना ज़्यादा पाया जाता है, तो दिस इज़ मोर अबंडेंट, मोर इन नंबर, एंड दिस इज़ लेस इन नंबर। अगर आप इनके नंबर भी जानना चाहो, यानी उसकी भी आप लोगों को क्वांटिटी पता करना चाहो, दैट इज़ 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 4.5 to 5 मिलियन सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और इसका जो है लेसन नंबर होते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों के पास 4,000 to 10,000 सेल्स होते हैं पर
मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, काउंट आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इतना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप लोग पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को सुनेंगे तो आप लोगों ने ज़रा ज़्यादा एक्टिव होना है, क्योंकि ये बाकी सारी आर्टरीज और वेन से ज़्यादा डिफरेंट जाती हैं। बाकी सारी बॉडी की आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो उलट जाता है। बिकॉज लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगी आप लोगों के पास, आप लोगों के हार्ट को। बाकी सारी बॉडी के पार्ट भेजेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों के हार्ट को, क्योंकि लंग्स के पास तो फ्रेश बन रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी सारी बॉडी के पास तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। इसी तरह हार्ट भेजेगा सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट भेजेगा लंग्स को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि उसे ऑक्सीजनेटेड वो बनाए। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टरी और वेन जो पल्मोनरी होती है ना, ये ज़रा डिफरेंट तरीके से जाती है। अब पल्मोनरी जो आर्टरी है वो, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन योर राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वो लंग्स तक जाता है। और पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स, यानी ये लंग्स भेज रही हैं। ठीक है, और अब एक और आप लोग जो फर्क पड़ोगे कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके अंदर आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब जो आप लोग तीसरा फ़र्क पड़ोगे वो यही कि आर्टरी और वेन के अंदर, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसकी वॉल्स किस तरह की होती हैं, तो वही आप लोग दोबारा लिखोगे, दिस इज़ थिकर इलास्टिक वॉल्स एंड दीज आर थिनर वॉल्स विद वॉल्व्स। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों के पास फ़र्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, ये नेसेसरी क्यों है। तो इसका आंसर आप लोग यही दोगे कि बिकॉज आप लोग सिर्फ डिफ्यूजन के मेथड के साथ गैसेस और फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इन योर होल बॉडी, तो आप लोगों को इस तरह का मीडियम चाहिए जो फास्टली और इजीली आप लोगों के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और ये बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दें। तो इसके अंदर ब्लड काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर घूमता है, लाइक ऑल द ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचे और आपकी बॉडी डेथ को फेस करें। इसके बाद फॉर शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों से कहना है कि कौन से 3 सर्किट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहला जो सर्किट है दैट इज़ पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, दूसरा जो होगा वो योर कोरोनरी सर्किट होगा, कोरोनरी सर्किट, और तीसरा आप लोगों के पास आप लोगों का सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट आप लोगों के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराता है, कोरोनरी हार्ट के अंदर, और पल्मोनरी आप लोगों की लंग्स के अंदर। अच्छा, पांचवा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि हम लोगों ने कोरोनरी सर्किट को बताना है। तो कोरोनरी सर्किट इज द सर्किट विच सर्कुलेट्स द ब्लड टू द हार्ट, टू द लिविंग मसल्स, लिविंग सेल्स ऑफ द हार्ट। छठे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहना है ब्लड के 6 फंक्शंस बताने हैं। तो ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, मैं ट्रांसपोर्ट्स के आगे 2 डॉट लगाती हूँ, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन्स भी, वरना तो कहना चाहिए हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मतलब है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इसी तरह आप लोग कहोगे गैसेस। ठीक है, देन इसका एक और जो आप लोग काम ले सकते हो दैट कुड बी कि ये आप लोगों के पास रिमूव करता है वेस्ट को। 4 हो गया आप लोगों के पास इसके फंक्शंस। उसके बाद आप लोग कर सकते हो कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। so, मैंने 7 बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के पास छठा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। 7वें की तरफ चलते हैं। तो ये वाला आप लोगों से जो सवाल है ये कहता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कनेक्टेड हैं टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग मेजर ऑर्गन्स की बात करेंगे, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद आप लोग कह सकते हो आपकी किडनीज, लिवर्स, स्प्लीन,
ये वो सारे मेजर ऑर्गन्स हैं जो आप लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके अपना काम करते हैं। हार्ट भी तभी तक इसके सारे टिश्यूज तभी तक जिंदा रहेंगे जब तक इसके अंदर सारा ब्लड पहुंचता रहेगा। लंग्स के अंदर एक्सचेंज होना है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट होती है। इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। किडनीज के अंदर वेस्ट जाना होता है, और लिवर के अंदर आप लोगों का जो ब्लड होता है डिटॉक्सीफाई होता है। स्प्लीन के अंदर आप लोगों के पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। स्प्लीन भी काम करता है रिसाइकलिंग का, और बोन मैरो भी करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि ब्लड वेसल्स की टाइप बतानी है। ब्लड वेसल्स की आर्टरी, और आप लोगों के पास आ जाती है कैपिलरी, और आप लोगों के पास आती है वेन। कैपिलरी आप लोगों को बताना है, इन दोनों को जोड़ती है। आर्टरी अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है ब्लड को। वेन टूवर्ड द हार्ट लेके जाती है ब्लड को। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन सेज कि व्हाट हम लोगों ने टाइप्स बतानी है वाइट ब्लड सेल्स की। वाई दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो हम लोग सबसे पहले टाइप्स बताने हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर होती है। ग्रैन्युलर की कौन कौन सी हमारे पास टाइप थी? सबसे पहले जो हमारे पास थी दैट वाज न्यूट्रोफिल, देन इट वाज ज़ाइनोफिल, देन इट वाज बेसोफिल्स। और उसके बाद ए ग्रैन्युलर की बात करें तो ए ग्रैन्युलर के अंदर हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? दे आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। असल में वाइट कलर के नहीं होते, इनको हम लोग सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स इससे कहते हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स से डिफरेंट हो जाएं। अदरवाइज दे आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि पल्मोनरी आर्टरी बाकी सारी आर्टरीज से डिफरेंट किस तरह है। तो मैंने लिखना है कि ऑल अदर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी आर्टरी, और मुझे मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोगों से पूछ रहा है कि वॉल्व्स क्यों ज़रूरी हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर? बिकॉज दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये वन वे ब्लड फ्लो को इंश्योर करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो वे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों से इसके अंदर करते हैं कि जो आर्टरी का कट होता है वो ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है? यानी अगर आपकी वेन के ऊपर एक कट लगे तो वो इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों नहीं होता, और आर्टरी का कट क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस होता है? इसका आंसर आप लोगों के पास ये है कि आर्टरी कट कॉजेज आप लोग कह सकते हो रैपिड ब्लड लॉस, क्योंकि आर्टरीज के अंदर डायरेक्टली हार्ट ने प्रेशर दिया और हाई प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है। अगर कट लगा तो बहुत तेज़ प्रेशर के साथ ब्लड बाहर की तरफ आने लग जाता है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लग जाता है। इन केस ऑफ वेन आप लोगों के पास आप लोगों के ऑर्गन्स लो फोर्स के साथ भेजते हैं ब्लड को, वह वॉल्व्स की मदद से स्लोली स्लोली जा रहे हैं। तो अगर कोई कट लगता है तो हल्का सा खून बाहर आना शुरू होता है, वो इजीली रुक सकता है। आर्टरी को अगर आप लोगों के कभी कट लग जाए तो बहुत तेज़ी से खून बाहर आता है, उसे रोकना बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे वापस से पूछता है कि जो वॉल्व्स होते हैं वो वेन्स के अंदर क्यों होते हैं, आर्टरीज के अंदर क्यों नहीं होते? आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते। तो इसका आंसर आप लोगों ने यूँ देना है कि वेन्स हैव सिग्निफिकेंटली लोअर प्रेशर देन आर्टरीज। यानी आर्टरीज के अंदर हार्ट खुद प्रेशर लगा रहा है, बहुत हाई प्रेशर के साथ वो भेजता है आप लोगों के पास ब्लड को, और वेन्स के अंदर बहुत लो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, इसलिए वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि आर्ट्रिया की वॉल्स क्यों थिनर हैं वेंट्रिकल्स की वॉल से?
क्योंकि आर्टरिया को इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा वेंट्रिकल्स ने लगानी है। वेंट्रिकल ने ब्लड निकालना है हार्ट से बाहर, पूरी बॉडी को भेजना है। एक ने एओर्टा के थ्रू, जिस वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है ना, उसने एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड भेजना होता है। और एक वेंट्रिकल की वॉल दूसरे वेंट्रिकल से ज़्यादा, यानी राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़रा कंपैरेटिवली थिन होती है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ लंग्स को भेजना है। लेकिन आप लोगों के पास एट्रियम की वॉल्स वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। लाइक आप लोगों के पास अगर ये दोनों एट्रियम की वॉल्स है ना, ये आप लोगों के पास लेफ्ट एट्रियम है और ये आप लोगों के पास राइट एट्रियम है, तो थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों के पास थिक होगी ये राइट वेंट्रिकल की वॉल। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा थिक होती है, 3 टाइम्स थिकर होती है आप लोगों के पास द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में ब्लड भिजवाना है, इस वाले वेंट्रिकल ने, इसने सिर्फ लंग्स का भिजवाना है। लेकिन वेंट्रिकल्स की एज होल एट्रियम से ज़्यादा थिकर वॉल्स होती हैं। तो वो पूछ रहे हैं क्यों, तो इसका हमारे पास जवाब ये है कि जो एट्रियम होता है उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं होती, उन्होंने जस्ट अपने अंदर से वेंट्रिकल्स को भेजना होता है। इन्होंने पूरी बॉडी को भेजना ब्लड, तो इनको ज़्यादा फोर्स लगानी होती है, तो इनकी वॉल्स ज़्यादा थिक होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये वाली मैंने बात पिछले सवाल के अंदर समझा दिया, तो मैंने बस लिख दिया, आप लोग पढ़ लें। तो अब ये जो आप लोगों के पास एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस हैं ना, इसके अंदर अक्सर आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस हैं दैट आर सिमिलर टू शॉर्ट क्वेश्चंस। ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला मिला के इन्होंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। लाइक वो जो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, एक पल्मोनरी सिस्टमिक सर्किट्स में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो उनको मैं इस तरह करके आंसर प्रोवाइड करूँगी कि मैं रिटन आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते जाऊँगी, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ते जाना है। बाकी इनको दोबारा से एक्सप्लेन में नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा कर देते हैं कि पल्मोनरी सर्किट वो सर्किट है इसके अंदर ब्लड आप लोगों के हार्ट तक जाता है, और सिस्टेमिक सर्किट में ब्लड आप लोगों की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। उसके अंदर आप लोगों से सेकंड क्वेश्चन पे पूछते हैं कि हाउ आर द मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। तो अब इसके अंदर आप लोगों के पास 3 मेथड्स होते हैं। या तो आप लोगों के पास अगर वो कोई गैस है तो वो हीम ग्रुप के साथ जुड़ जाए, या फिर वो डिज़ोल्व हो जाए, या फिर आप लोगों के पास वो जो है वो सस्पेंड हो जाए इन आप लोगों के प्लाज्मा के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ये सारे इस तरह जाते हैं, तो सस्पेंड हो जाते हैं प्लाज्मा में, या फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं, या फिर हीम ग्रुप के साथ इन द हीमोग्लोबिन अटैच हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड जो आप लोगों से एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन्स कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनीज और इंटेस्टाइन्स। तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ना ज़रूर है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दोबारा से एक बार पढ़ने को मिल जाएंगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स हैं आप लोगों के पास 45%। ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये मैं एक्चुअली लिखूँगी बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि एक बार आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लो। ठीक है, हमारे पास अपना चौथा क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है कि जो ब्लड है ना, ब्लड, इसके अंदर आप लोगों के पास 55% प्लाज्मा है। मैं इसी तरह टेबल बना के बताती हूँ, ठीक है। और आप लोगों के पास बाकी के आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल्स मैंने बोल दिया, पहले आप लोग लिखोगे सिर्फ ब्लड सेल्स हैं, दैट आर 45%। अब प्लाज्मा के अंदर आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ठीक है, नाउ यू कैन से हार्मोन्स, आयंस, ठीक है, गैसेस, ठीक है। तो मैंने यूँ लिख दिया। बाकी ब्लड सेल्स के अंदर आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स आते हैं, जिनको आप लोग यूरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, इनको आप लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड देन आप लोगों के पास प्लेटलेट्स आते हैं, जिनको आप लोग थ्रोम्बोसाइट्स, यस थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आरबीसीज आप लोगों के पास 44% होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% होता है, ये भी लेस देन 1% होता है, यानी सबसे अबंडेंट आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स हैं। फिर रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बाइकॉन्केव होते हैं, इनके पास हीमोग्लोबिन होती है, और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स के मैं जो ये टेबल है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर दोनों के अंदर फ़र्क है। ग्रैन्युलर के अंदर आप लोगों के पास ग्रैन्यूल्स होते हैं,
ए ग्रैन्यूलर के अंदर आप लोगों के पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इसके अंदर वेरिएबल्स शेप का आप लोगों के पास न्यूक्लियस हो सकता है। और इसके अंदर आप लोगों के पास एक ही शेप का यानी एक नॉर्मल शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग बात करो तो ग्रैन्युलर की आप लोगों के पास 3 टाइप होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, फिर जाइनोफिल्स और फिर बेसोफिल्स, ठीक है। आप लोगों को तीनों के फंक्शंस याद होने चाहिए। न्यूट्रोफिल्स जो है उनका काम आप लोगों के पास पैथोजेंस को एनगल्फ करना है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे एनगल्फ पैथोजेंस। ये मैं कोई तीसरी चौथी बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, लेकिन चूँकि इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा से दोहराऊँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोग किस तरह लिखोगे, बस आप लोग लिख लो एलर्जिक रिएक्शंस कंट्रोल द एलर्जिक रिएक्शंस। और इनकी अगर बात करें तो ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। और एक और जो इनके बारे में हम लोगों ने बात करनी है वो ये कि इनके लोब्स कितने कितने होते हैं। तो इसके न्यूक्लियस के लोब्स हैं, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस इसका 2 to 5 लोब्स तक का होता है, इसका 2 to 3 लोब्स का होता है। और इसका जो है आप लोगों के पास दैट इज़ बाइलोब्ड यानी 2 लोब होते हैं उसके, ठीक है। अब एक ग्रैन्युलर की बात करें, इसके लिए हमारे पास स्पेस तो कम रह गई है लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है। जिसकी पहले टाइप है दैट इज़ मोनोसाइट, और जो आप लोगों के पास की दूसरी टाइप है दैट इज़ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट्स जो हैं ये आप लोगों के पास इनका काम होता है, इन्होंने इंजेस्ट करना है आप लोगों के पास बैक्टीरिया और डेड सेल, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। इन्हीं टाइप से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये बी सेल्स और यहाँ पे एक और टाइप है टी सेल्स। अब बी सेल्स जो है इनका काम आप लोगों के पास होता है एंटीबॉडीज़ बनाना, और टी सेल्स का काम होता है आप लोगों के पास डायरेक्टली इन्होंने लड़ना है आप लोगों के पास हार्मफुल सेल्स, यानी आप लोग कहोगे डिस्ट्रॉय हार्मफुल सेल्स, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास जो चीज़ रह गई है दैट इज़ प्लेटलेट। अगर हम लोग प्लेटलेट को पढ़ना चाहें तो इसके अंदर आप लोगों ने बस इतना ही बताना है। देखिए मैंने वो नाम नहीं लिखे तीनों साइंटिफिक, यूट्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बाकी वाला क्वेश्चन इतना ही था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड मैप याद रखना है। आप लोगों को हर टाइप पता होनी चाहिए और उसका हर तरह का फंक्शन और हर बात पता होनी चाहिए, जो जो लिखा हुआ है सब कुछ पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से कह रहे हैं कि सेल टाइप्स कौन से हैं ब्लड के अंदर फाउंड की जाती हैं, यानी ब्लड के अंदर जो पाई जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले सवाल के अंदर ही बहुत डिटेल से बता दिया। लाइक ये दोनों सवाल आप लोग समझ रहे, मैंने पहले अभी जो डिस्कस किए हैं वो मैंने एक ही साथ किए हैं, क्योंकि मैंने ब्लड के तीनों टाइप्स को और उनकी भी टाइप्स को डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया। अब जो अगला आप लोगों के पास सवाल है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बताना है, ये मैंने सेपरेट ऐसे उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया, कंतब की एक्सरसाइज में बहुत डिटेल से बताया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा बताऊँगी। और इसी के साथ हम लोग 7th वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर किस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला था ह्यूमन हार्ट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बताना है, तो मैंने बनाया किस तरह, मैंने सेपरेट ऐसा लो उसके अंदर डिटेल से बताया था, तो मैंने ज़रा वीडियो को पॉज करके बना दिया। बाकी ये कि अब हम लोग इसे लेबल करते हैं एंड देन हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं इसके अंदर। तो लेबल करूँगी मैं लाइक दिस कि ये आप लोगों के पास लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब कुछ ऊँचे ऊँचे हो जाता है, तो इस बार हम लोगों ने चूँकि हम लोग अब आप लोग समझ लो कि पेपर के अंदर आंसर दे रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है कि कुछ भी ख़राब ना हो। तो आप लोग कलर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ एओर्टा, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज़ पल्मोनरी वेन। अच्छा, ये जिस तरह मैंने अंदर छोटे करके लिखे हैं, आप लोग या तो इनको यूँ करके लेबल कर सकते हो या फिर छोटा लिख के तो आप लोग सामने लिख सकते हो कि एल ए का क्या मतलब है,
ठीक है, यूँ करके अभी आप लोग कर सकते हो लेबल ऑफ कोर्स। अगर आप लोगों को यूँ लग रहा है कि जगह उससे सारा मैसी हो जाएगा तो फिर आप लोग यूँ भी जा सकते हो। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, इनको आप लोगों को अब लेबल करने की ज़रूरत नहीं, इनको जस्ट अब आप लोग यूँ ही लिखोगे। ठीक है, अच्छा पल्मोनरी आर्टरीज एक्चुअली जो आप लोगों के पास ब्लड है वो बाहर की तरफ जा रहा है और इधर से अंदर की तरफ आ रहा है, एरोज ज़रूर बना देनी है। ठीक है, लाइक दिस यहाँ से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या लेबल करना है अपने पास, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे वाले को आप लोग कहते हो इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, अच्छा और बाकी अब इन वॉल्व्स का भी आप लोगों ने लेबल करना है। दिस वन इज कॉल्ड ट्राइकप्सिड वॉल्व एंड दिस वन इज कॉल्ड एओर्टा वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, इस वाले को आप लोग बोलोगे पल्मोनरी वॉल्व और इस वाले को आप लोग बोलोगे बाइकप्सिड वॉल्व। तो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर लेबल भी हो गया और ड्रॉ भी हो गया, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं 7 क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों ने ज़रा सा ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो किस तरह आएगा, सबसे पहले वो ना लंग्स में बनता है फ्रेश, तो वो लंग्स से आता है टू योर लेफ्ट एट्रियम, देन वो जाता है टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाता है एओर्टा के थ्रू टू द होल बॉडी। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों की पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में जब जमा हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों के पास जमा होता है इन योर राइट एट्रियम फ्रॉम द होल बॉडी, ऑफ कोर्स पूरी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है आप लोगों के पास लंग्स में और लंग्स से ये आउट ऑफ द बॉडी चलो। ठीक है, तो यूँ होती है आप लोगों के पास सर्कुलेशन कि जो आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से वेंस के ज़रिए यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर, और आप लोगों के पास इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से यहाँ पे आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स के पास जाएगा और लंग्स इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सेल आउट कर देंगे, तो फिर फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, वो फिर दोबारा से साइकिल चलाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे कहते हैं कि हम लोगों ने इन डिजीज़ को डिस्कस करना है जो नीचे हैं, तो तीनों को करते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों को की पॉइंट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। CHD या क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, या तो आर्थीरोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर आप लोगों के पास जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और दूसरा था आप लोगों के पास एथीरोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर आप लोगों के पास प्लेग बिल्डअप होता है। दोनों का नतीजा यही होगा कि आप लोगों के पास जो मसल हैं जिनके पास ये आर्टरीज जा रही थी उन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकेगी। अगर हम लोग अपनी दूसरी बीमारी की बात करें, हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ये असल में आप लोगों के पास नतीजा है CHD का, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का। तो आप लोगों के पास होता क्या है कि वो जो ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच, जिनके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा, वो डाई करते हैं। और लास्ट अगर हम लोग अपनी डिज़ीज़ की बात करें, दैट इज़ एंजाइना। और एंजाइना इस तरह की डिज़ीज़ है जिसके अंदर आप लोगों के पास डिस्कम्फर्ट आप लोगों को चेस्ट के अंदर फील होती है। आप लोगों को ये एक अलार्म देने के लिए कि आप लोगों के पास जो एक ख़ास मसल है आप लोगों के हार्ट का, उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसके पास कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसके पास जो पहुंच रही आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है। तो चेस्ट पेन टू स्टेट that a certain muscle
नीड्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग इनकी मेडिकेशंस बता सकते हो, बाईपास सर्जरी या फिर जो दूसरी निकोटाइन वगैरह वाली मेडिकेशंस थी जो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं। मैं अपन को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये पिछले सवाल के अंदर मैंने मेडिकेशंस के अंदर आप लोगों के पास निकोटाइन बोला था, असल में मेडिकेशन नहीं थी वो, आप लोगों के पास एक केमिकल था स्मोकिंग के रिजल्ट में, स्मोकिंग के अंदर होता है और वो हार्मफुल होता है, वो मेडिकेशंस में नहीं था। मेरा बस मतलब ये था कि मेडिकेशंस आप लोगों ने जाके देखनी है कौन कौन सी दवाइयाँ थी। तो इधर अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ने लगे हैं, जब हार्मफुल इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आप लोग जिक्र करोगे निकोटाइन। ठीक है, जो निकोटाइन होता है आप लोगों के पास वो एक इस तरह का एडिक्टिव ड्रग है जिसने हार्ट रेट रेस को इंक्रीज करना, इंक्रीजेज हार्ट यूनिट को हार्ट रेट। और उसके बाद आप लोगों के पास जो ये एक और काम करता है वो ये कि ये इंक्रीज करता है आप लोगों के पास ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये निकोटाइन का काम हो गया। इसके बाद आप लोग एक और चीज़ देखो, जो आप लोगों के पास इन योर स्मोकिंग है, यानी जो आप लोग स्मोक कर रहे होते हो, आप लोग अंदर जो केमिकल्स दे रहे हो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली डेडली होता है, आप लोगों के पास हीम ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को आप लोगों की बॉडी में ट्रांसफ़र होने नहीं देता। तो ये एक, इसे हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि ना इसकी कोई स्मेल है ना इसका कोई कलर, आपको पता ही नहीं चलता आप इसे कब अंदर लेके जा रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा डेडली है। लाइक अगर आपने प्योर CO के यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 to 3 ब्रेथ्स भी लिए ना तो आप लोगों की डेथ हो जाएगी। प्योर के, प्योर तो आप लोग कभी लेते नहीं हो क्योंकि आप लोगों के इर्द ऑफ कोर्स सारी एयर है, लेकिन सिर्फ इसकी हार्मफुल इसका नेचर बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग 100% प्योर CO इनहेल करें 2 to 3 सेकेंड्स ही कह लो, उसी के अंदर आप लोगों की डेथ हो जाती है और पता भी नहीं चलता। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, साइलेंट किलर। इसके बाद ये कि आप लोगों के पास जो इस वाले स्मोकिंग के अंदर जो आप लोगों के पास केमिकल्स होते हैं वो आर्टरी को भी डैमेज करते हैं और प्लैक बिल्डअप के भी चांसेस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ प्लैक बिल्डअप। बाकी ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। होप्स आप लोगों को समझ आइए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बाकी मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।